हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 15 हेरेडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग का फोर्थ वीडियो। ठीक है, तो आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन इनहेरिटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ। अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हमें ये बताया था कि जो सीड्स होते हैं उनके जो फ्लावर बनते हैं उनके जो कलर होते हैं उन कलर में डोमिनेंस जो है कितने परसेंट केसेस में पर्पल कलर का होता है, कितने परसेंट केसेस में 25 मतलब वाइट कलर का होता है। तो हमने देखा था कि 25% केसेस में जो डोमिनेंस होता है वो वाइट कलर का होता है, जबकि 75% केसेस में डोमिनेंस जो होता है पर्पल कलर का होता है। और ऐसा क्यों होता है हमने बहुत अच्छे से जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हेल्प से या मैथमेटिक्स के रूल से हमने समझा था। अब उसी मेंडल का जो लॉ है जिसको उन्होंने कलर्स के फॉर्म में दिया था, अब वो ह्यूमन में किस तरीके से वर्क करता है ये हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। वी हैड स्टडीड अ फ्यू कैरेक्टर्स इन एक्टिविटी 1। सबसे पहली एक्टिविटी में हमने कुछ पढ़ी थी, वो क्या है? अ मेंडेलियन कैरेक्टर ऑफ विच एग्जैक्टली फॉलो मेंडल्स लॉ इज डिम्पल चिन। हमने एक्टिविटी नंबर 1 में पढ़ा था कि अगर हमारे पेरेंट्स के जो डिम्पल है, अगर उसमें चिन में जो है अगर डिम्पल आते हैं, जैसे आप लोगों ने एक हीरोइन देखी होगी प्रीति जिंटा के जो चीन है उसमें डिंपल बनते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर किसी पेरेंट्स के जो चीन है उसमें अगर डिंपल बनता है तो वो कैरेक्टरिस्टिक उसके आने वाले ऑफस्प्रिंग पर, मतलब उसके आने वाले बच्चों पर भी जो है दिखने लगता है। ठीक है, देखे बोले सुने होंगे आप लोग कि जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो बोलते हैं ना कि ये इसकी मम्मी पे गई है या इसके पापा पर गए हैं। वो वही मेंडल के लॉ के कारण जो है ऐसा होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है ऑफ स्प्रिंग मतलब पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो है ट्रांसफर होती है। तो जैसे जो डिंपल चीन है, ये डिंपल चीन जो होता है ये एक जगह से मतलब एक पेरेंट से अपने बच्चों में ट्रांसफर होता है। उसी तरीके से जो सिकल सेल हो गया, एनीमिया हो गया, इस तरीके की जो बीमारियां जो होती हैं ये भी क्या करती हैं और पेरेंट्स से जो है ऑफ स्प्रिंग में जो है ट्रांसफर होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर किसी भी किसी पेरेंट्स में अगर मम्मी या पापा दोनों में से किसी एक को अगर सिकल सेल की प्रॉब्लम है तो उसके बच्चे जो होते हैं उनको भी जो है 90% केसेस में ये रहता है कि उनको भी जो है सिकल सेल की प्रॉब्लम जो है होगी करके। ठीक है, अभी ऐसा क्यों होता है ये हम लोग यहां पर देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स फॉर सिकल सेल एनीमिया एंड देयर इनहेरिटेंस। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस फैक्टर के कारण जो पेरेंट्स के जो सिकल सेल की जो प्रॉब्लम होती है या एनीमिया की जो प्रॉब्लम होती है वो बच्चों में किस तरीके से जो है ट्रांसफर होती है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। द 11th पेयर ऑफ autosomal chromosomes has factor responsible for formation of protein hemoglobin। आप लोगों को पता होगा, हमने पढ़ा है कि जो ह्यूमन बींग्स जो होता है उसमें टोटल क्या होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है मिलते हैं। और कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स कितने होते हैं? नंबर्स होते हैं 46 नंबर में होते हैं। और पेयर में कितने होते हैं? 23। मदर में भी यही होंगे, फादर में भी यही होता है। तो इसमें हर पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होता है उनका डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है। तो यहां पर जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं सिकल सेल और एनीमिया के बारे में, ये बेसिकली ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो जो 11th नंबर का जो पेयर होता है वो क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। अब हीमोग्लोबिन का मतलब सिंपल सा हम लोग ये समझते हैं ब्लड करके। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखना कि 11th नंबर का जो पेयर होता है वो प्रोटीन हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। अब ये प्रोटीन हीमोग्लोबिन क्या करता है? The presence of these factors help in the formation of normal hemoglobin and normal disc-like red blood cells। अब ये जो प्रोटीन हीमोग्लोबिन बनने वाले जो फैक्टर्स होते हैं इसी के कारण से हमारे जो ब्लड होता है या हीमोग्लोबिन जो होता है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, जब किसी को सिकल सेल की प्रॉब्लम हो जाती है ना तो उसका हीमोग्लोबिन जो है स्पेशल टाइप का हीमोग्लोबिन बनने लगता है। वो कौन से शेप में होता है अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये जो 11th नंबर का जो क्रोमोसोम है ये अगर सही से अगर ट्रांसफर हुआ है तो हमारे हीमोग्लोबिन जो होंगे वो नॉर्मल होंगे और जो हमारे हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल इस तरीके से डिस्क जैसा होता है। जब आप अपने ब्लड को स्टडी करोगे लैब में एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो आपको जो अपना ब्लड का जो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसका जो शेप होता है वो बिल्कुल डिस्क के जैसा होता है, चक्के जैसा होता है। ठीक है,
To show a normal pair of factor we have used the symbol RR representing in figure 3। अभी नीचे फिगर 3 में हमें जो है नॉर्मल हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम दिया है। उस नॉर्मल हीमोग्लोबिन के डायग्राम में जो जो कैपिटल RR है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पेयर ऑफ फैक्टर्स, जो कि नॉर्मल पेयर ऑफ फैक्टर्स है। मतलब अगर कोई पेरेंट्स अगर मतलब हेल्दी है तो उनके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे उन पर भी जो है इसी तरीके का RR वाला हीमोग्लोबिन जो है क्या होगा? नॉर्मल फैक्टर ट्रांसफर होगा। A change in composition of these factor leads to change in composition of hemoglobin। अब देखो यही जो फैक्टर्स होते हैं कैपिटल आर और आगे पढ़ेंगे हम लोग स्मॉल आर, इन्हीं दो फैक्टर्स जब ऑफ स्प्रिंग पर ट्रांसफर होते हैं तो उसके कारण से जो है हीमोग्लोबिन जो है ऑफ स्प्रिंग में जो है चेंज होने लगता है। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है आने वाले जनरेशन या आने वाले बच्चे पर जो है क्या होने लगता है? उसका ब्लड का स्ट्रक्चर जो है डिपेंड करने लगता है और वो चेंज होने लगता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिकल शेप्ड रेड ब्लड कार्पोसल्स। अब देखो अगर नॉर्मल फैक्टर जो ब्लड का है और जो इफेक्टेड फैक्टर है, अगर ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो ब्लड का जो शेप है वो किसके जैसा हो जाएगा? सिकल जैसा, सिकल सेल। सिकल मतलब समझते हो जो गांव वगैरह में यूज होते हैं ना, हसिया जिसको बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे हसिया, जिसमें घास काटने का काम करते हैं, धान काटने का काम करते हैं, उसी के शेप को बोलते हैं सिकल करके। ठीक है, तो सिकल जो है जैसे अगर किसी का ब्लड अगर नॉर्मल है तो वो नॉर्मल डिस्क जैसा होगा, लेकिन अगर किसी को अगर सिकल सेल की प्रॉब्लम हो गई है तो अब उसका ब्लड का जो शेप है वो बिल्कुल इस तरीके से नॉर्मल डिस्क जैसा नहीं होगा, इस तरीके से हसिया जैसा जो है क्या हो जाता है? बन जाता है। ठीक है, A condition represented by small rr sickle called blood cells have very little oxygen carrying capacity। तो हमने दो पेयर पढ़े, एक कैपिटल आर और कैपिटल आर, जो कि नॉर्मल ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल आर ये जो है क्या कर रहा है? इफेक्टेड सिकल सेल को जो है क्या कर रहा है? इफेक्टेड है किससे? सिकल सेल से, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन फैक्टर होता है ना, इसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये जो स्मॉल आर वाले जो फैक्टर्स होते हैं या सिकल सेल होते हैं, इसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो आपको वाइवा में ये पूछा जा सकता है कि जो सिकल सेल के जो ब्लड हीमोग्लोबिन होते हैं उसमें कौन से फैक्टर्स होते हैं और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्मॉल आर से। इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इसकी ब्लड जो होती है, ये हीमोग्लोबिन जो होता है स्मॉल आर वाला, वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम रखता है। Moreover, the life cycle of such cells are 15 to 20 days। और ये जो सिकल सेल वाले जो फैक्टर्स होते हैं या सिकल सेल वाले जो हीमोग्लोबिन होते हैं, उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो सिर्फ 15-20 दिन का होता है। मतलब इस तरीके के जो ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, ये 15 से 20 दिन बाद क्या हो जाते हैं? अपने आप डेड हो जाते हैं। वहीं पर जो नॉर्मल जो होता है, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है, नॉर्मल ब्लड सेल्स की जो लाइफ होती है वो कितनी होती है? 100 to 120 डेज जो है होती है। किसकी? नॉर्मल ब्लड सेल की। पेरेंट्स सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया बिकम टायर्ड एंड फटीग क्विकली। जो भी पेशेंट, ठीक है, जो भी पेशेंट जिसको सिकल सेल की प्रॉब्लम है या एनीमिया की प्रॉब्लम है, वो बहुत जल्दी थक जाता है। क्यों बहुत जल्दी थक जाता है? क्योंकि उसके हीमोग्लोबिन में जो ब्लड सेल होता है वो स्मॉल आर होता है, और स्मॉल आर फैक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो ऑक्सीजन को जो है कैरी अच्छे से नहीं करता। तो अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जाएगा तो आपके बाकी सारे पार्ट्स कैसे काम करेंगे? नहीं करेंगे। देखो लोगों की डेथ जो होती है कई बार ऑक्सीजन की कमी से होती है। क्यों होती है? क्योंकि जितनी ऑक्सीजन बॉडी को चाहिए, सेल्स को चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगा तो बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो इसीलिए सिकल सेल और एमीनिया वाले जो लोग होते हैं, इनके बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन जो पहुंचता है वो बहुत ही कम पहुंचता है, जिसके कारण से बहुत जल्दी थोड़ा सा भी काम करते हैं तो क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं, और बहुत ज्यादा इसी कारण से दुबले पतले होते हैं। It becomes fatal when the factors are homozygous with the recessive character RR in shown in the figure। ये जो है और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। कब? जब स्मॉल आर फैक्टर आपके पूरे बॉडी में फैल जाता है। अगर कुछ पोर्शन में है तो आपको फटीग होगा, लेकिन पूरे बॉडी में अगर फैल जाएगा तो फिर क्या होगा? आपकी डेथ जो है ऑलमोस्ट जो है क्या हो जाती है? करीब पहुंच जाती है। The factor forming normal hemoglobins is dominant over the abnormal type। अब देखो एक पेरेंट्स है, जिस पेरेंट्स को जो है एक फैक्टर कैपिटल आर और कैपिटल आर है, और एक पेरेंट्स है मतलब मदर या फादर में से कोई है जिसको सिकल सेल की प्रॉब्लम है। तो
तो अब देखो, अब ये दोनों के कारण ही तो बच्चे पर सारे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। जब ये दोनों पास आते हैं, इनमें फिजिकल एक्टिविटी होती है, तभी तो क्या होता है, जाइगोट्स का फॉर्मेशन होता है। तो अगर इधर से एक फैक्टर आया कैपिटल आर का और इधर से एक फैक्टर आया स्मॉल आर का, तो जैसे हमने मेंडल में पढ़ा था कि अगर हमारे पास पर्पल कलर और व्हाइट कलर है तो उसमें डोमिनेंस किसका होता है, पर्पल कलर का होता है। तो पेरेंट्स में से किसी एक को सिकल सेल की प्रॉब्लम है और किसी एक को नहीं है, तो अगर कैरेक्टर में से ट्रांसफर होने समय किसी एक का कैपिटल आर आता है और किसी एक का स्मॉल आर आता है, तो इस केस में जो डोमिनेंस करेगा वो डोमिनेंस कौन करेगा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन फैक्टर करेगा। मतलब वहां पर पर्पल और व्हाइट था या व्हाइट या पर्पल था या पर्पल पर्पल था, तो डोमिनेंस पर्पल का था ना। तो उसी तरीके से अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन फैक्टर और इफेक्टेड हीमोग्लोबिन फैक्टर अगर पास में आते हैं तो हमेशा डोमिनेंस कौन करेगा, नॉर्मल वाला जो है डोमिनेंस करेगा। ठीक है, तो अगर यहां से R इंटू आर आएगा तो भी डोमिनेंस किसका रहेगा, नॉर्मल का रहेगा। R इंटू कैपिटल R बनेगा तब भी डोमिनेंस किसका रहेगा, कैपिटल R का रहेगा। अगर दोनों ही साइड से R और R आते हैं तब भी ये डोमिनेंस किसका रहेगा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का रहेगा। लेकिन अगर दोनों स्मॉल r हो गए तो अब ये किसको इफेक्ट करेगा, इफेक्टेड वाले आएंगे। इफेक्टेड वाले मतलब स्मॉल r, यही सिकल सेल का प्रॉब्लम जो है बनता है। तो समझ में आए कि नहीं कि किस तरीके से मेंडल का जो रूल है वो यहां पर इंपैक्ट करता है, समझ में आए। ठीक है, डोमिनेंस हमेशा किसका रहेगा, कैपिटल आर का रहेगा, मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन फैक्टर का डोमिनेंस रहेगा। अब देखो यहां पर दो पेरेंट्स हैं, अनअफेक्टेड कैरियर फादर, अनअफेक्टेड कैरियर मदर। मतलब यहां पर ये दोनों के दोनों जो है क्या है, सिकल सेल से जो है इफेक्टेड नहीं है। तो सिकल सेल से इफेक्टेड क्यों नहीं है, क्योंकि इनके हीमोग्लोबिन में एक फैक्टर जो है कैपिटल आर का है और एक फैक्टर स्मॉल आर का है। और कैपिटल आर और स्मॉल आर में डोमिनेंस किसका होगा, अभी अभी हमने पढ़ा कि कैपिटल आर का होगा। इसी कारण से ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है इनके अंदर में। और जो मदर है इसमें भी जो अनइफेक्टेड है उसमें भी कैपिटल आर और स्मॉल आर फैक्टर है, तो इसमें भी डोमिनेंस किसका रहेगा, कैपिटल आर का रहेगा। तो सिंस दोनों में, मदर और फादर दोनों में कैपिटल आर का डोमिनेंस है, इसीलिए इन दोनों के जो ब्लड है, इन दोनों के ब्लड क्या है, नॉर्मल है। मतलब आप ये समझ लो कि ये जो फादर है इनका 75% जो ब्लड सेल है वो नॉर्मल है और 25% ब्लड सेल जो है वो क्या है, अफेक्टेड है। सेम किसके लिए है, मदर के लिए है। तो जैसे वहां पर हम लोग क्वाइन वाला पढ़े थे ना कि हेड 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 टेल टेल हेड होने से जो है डोमिनेंस हमेशा हेड का होता है, तो उसी तरीके से ये जो पेरेंट्स हैं ये हेल्दी तो हैं लेकिन 75% हेल्दी है और 25% हो सकता है कि ये सिकल सेल से क्या होंगे, इफेक्टेड होंगे। अब इन्हीं में देखते हैं कि इन्हीं से जो है ऑफ स्प्रिंग में क्या क्या कंडीशंस बनती है। तो देखो एक कंडीशन तो ये हो सकता है कि जो बच्चा होने वाला, पैदा होने वाला बच्चा है उसमें फादर का कैपिटल आर फैक्टर आए और मदर का भी कैपिटल आर फैक्टर आए, तो ये क्या होगा, ये नॉर्मल होगा। अभी अभी हमने पढ़ा कि कैपिटल आर और कैपिटल आर आने से जो होगा हीमोग्लोबिन वो नॉर्मल होगा। तो जो बच्चा पैदा होगा जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल आर फैक्टर होंगे, इसमें क्या होगा, नॉर्मल होगा, ये अनअफेक्टेड होगा। ठीक है, तो इसमें कैसे होंगे, 4 में से 1% चांस रहता है, मतलब 1/4% चांस रहता है कि नॉर्मल बच्चा पैदा होगा। मतलब हर 4 बच्चे में से एक बच्चा नॉर्मल होता है, ये पॉसिबिलिटीज है, ये प्रोबेबिलिटी है। अब ये हो सकता है कि फादर का स्मॉल आर आ जाए और मदर का कैपिटल आर आ जाए, तो इसमें डोमिनेंस किसका रहेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर में पर्पल, यहां पर याद रखो पर्पल और व्हाइट को, कैपिटल आर को आप समझ लो कि ये पर्पल कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल आर को समझ लो ये व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझने के लिए बस। तो जब पर्पल और व्हाइट आते हैं तो डोमिनेंस किसका होता है, पर्पल का होता है। तो जब फादर की तरफ से स्मॉल आर आएगा, मदर की तरफ से कैपिटल आर आएगा, तो यहां पर क्या होंगे, यहां पर जो है क्या होंगे, कैपिटल आर का डोमिनेंस होगा। अच्छा, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर समझ रहे हो ना, ये क्या है, ये क्रोमोसोम है, एक पेयर है, क्रोमोसोम का एक पेयर है। और वो कौन से नंबर का पेयर है, 11th नंबर का पेयर है। पेयर मतलब 2 चीजें होती हैं, इसीलिए यहां पर एक ये है और एक ये है। तीसरा केस क्या हो सकता है कि मदर का स्मॉल आर आए और फादर का कैपिटल आर आए, तो इस केस में भी डोमिनेंस किसका होगा, आर का होगा। तो इन दोनों ही केसेस में जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा, बच्चा अनइफेक्टेड होगा, लेकिन इसके बॉडी में थोड़ा बहुत क्या होगा, सिकल सेल की प्रॉब्लम होगी। जबकि ये वाला जो बच्चा है ये 100% नॉर्मल है, इसके बॉडी में 1% भी जो है सिकल सेल वाले हीमोग्लोबिन जो है नहीं है। जबकि इन दोनों में जो है 75% ये हेल्दी है, लेकिन 25% और 25% क्या है, ये कैरियर है।
समझ में आया ये। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से मदर का आया स्मॉल आर, फादर का भी आया कैपिटल आर। तो कैपिटल आर और कैपिटल आर में डोमिनेंस किसका, सॉरी स्मॉल आर में डोमिनेंस किसका होगा, स्मॉल आर का होगा। तो ये जो बच्चा है ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा। समझ में आया। अब ये देखो, जो 100% हेल्दी होते हैं 4 में से 1, 100% अनहेल्दी होते हैं ये भी 4 में से 1 होते हैं, 1/4 और 1/4। तो देखो 25% चांस होता है अनहेल्दी होने का, 25% चांस होता है किसका, प्योर हेल्दी होने का। तो प्योर हेल्दी 25%, प्योर जो है इफेक्टेड 25%, और इन दोनों में क्या होता है 75% और 25% का रेशियो होता है। 75% ये हेल्दी होते हैं, मतलब नॉर्मल ब्लड सेल होते हैं, और 25% सिकल सेल को कैरी करने वाले ब्लड सेल्स जो है होते हैं। तो बिल्कुल मेंडल की तरफ हुआ कि नहीं, मेंडल में हमने क्या पढ़ा था, HH, HT, TH और TT। तो इन तीनों में डोमिनेंस रहता है पर्पल कलर का। तो ये देखो स्टार्टिंग के जो ये 3 है ना, ये 3 हेल्दी है, लेकिन बीच के जो 2 हैं इनमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, जबकि फर्स्ट वाला बिल्कुल हेल्दी है। और जो टीटी होता है उसमें डोमिनेंस व्हाइट कलर का होता है। तो आर का डोमिनेंस किसका होगा, सिकल सेल पे जो है होता है। आई होप आपको इसको रिलेट करके आप समझ पाए होंगे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार क्या करो, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो को एक बार देख लो। वहां पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि किस तरीके से व्हाइट और पर्पल का डोमिनेंस होता है। अगर वो अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ये वाला भी एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सिकल सेल या एनीमिया की जो प्रॉब्लम होती है वो किस तरीके से ट्रांसफर होती है और कितना % किसी बच्चे में एनीमिया होने का चांस जो है रहता है, ये हम लोग जो है देखे हैं। ठीक है। सो अगर फिर भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके बताना, अगले वीडियो में फिर मैं उसको क्लियर कर दूंगा। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में जो है जेंडर होता है, एक होता है मेल होता है, एक होता है फीमेल होता है। तो जिस तरीके से व्हाइट और पर्पल का डिसीजन होता है ना कि डोमिनेंस किसका है, सेम उसी तरीके से जब मदर और फादर के बीच में फिजिकल एक्टिविटी होती है तो जो आने वाला जो बच्चा होता है वो फीमेल होगा या मेल होगा, उसका डिसीजन भी जो है 2 फैक्टर से होता है, और वो भी क्रोमोसोम के फैक्टर से जो है होता है। ठीक है, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।